सेक्शन ए में आपके पास 7 क्वेश्चन होंगे कंटेनिंग 2 मार्क्स ईच, और एक क्वेश्चन में आपके पास इंटरनल चॉइस होगी, राइट। और ये सारे क्वेश्चन होंगे आपके स्टैक, डीबीएमएस, नेटवर्किंग और प्रॉब्ली पाइथन माईएसक्यूएल जो इंटरफेस है उसमें से एक क्वेश्चन होगा आपके पास यहाँ पे, या वो वाला क्वेश्चन जो है पाइथन माईएसक्यूएल इंटरफेस वाला वो आपका सेक्शन बी में भी हो सकता है, राइट। एक पूरा क्वेश्चन तो उसकी जगह ये वाले क्वेश्चन वहाँ पे हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है आपका क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर, लेकिन वेटेज जो है वो सेम रहेगा। पाइथन माईएसक्यूएल इंटरफेस वाला एक क्वेश्चन आपके पास ज़रूर होगा क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं। तो इस वाले क्वेश्चन में जो इस वाले सेक्शन में 7 क्वेश्चन होंगे उसमें से ये टॉपिक है, उनमें कुछ ब्रीफ सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ऑलरेडी यू हैव स्टडीड अबाउट द बेसिक्स ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स, तो वही आपके पास इस वाले सेक्शन में मिलेगा। स्टैक में से सिर्फ आपके पास स्टैक का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, एग्जांपल्स या एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं, राइट। तो स्टैक क्या है? एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है दैट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आप इंसर्ट करोगे वो सबसे पहले पॉप होगा, डिलीट होगा, रिमूव किया जाएगा, राइट। एग्जांपल्स इसके फिजिकल रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे स्टैक ऑफ बुक्स आ गया आपके पास, प्लेट्स का एक फाइल आ गया आपके पास, स्टैक ऑफ सीडी डीवीडी आ गया, राइट। अब इसमें से जो नई सीडी आएगी वो हमेशा टॉप पे जाएगी, यहीं पे इंसर्ट की जाएगी, और जब सीडी आपको रिमूव करनी है तभी आप यहीं से रिमूव करोगे, टॉप से ही रिमूव करोगे। तो इंसर्ट और जो डिलीट ऑपरेशन है वो टॉप ऑफ द स्टैक पे ही परफॉर्म किए जाते हैं, सिर्फ एक ही एंड पे इंसर्ट या डिलीट परफॉर्म किया जाता है, वो टॉप ऑफ द स्टैक है। और क्यू आपके सिलेबस में नहीं है। और इसके एप्लीकेशन अगर कंप्यूटर साइंस में देखें तो ब्राउज़र का जो बैक एंड फॉरवर्ड बटन है वो आपका स्टैक से इम्प्लीमेंट होता है। ब्राउज़र में कहीं जैसे लिंक्स पे क्लिक करते जाते हो आप, जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे किसी लिंक पे तो वो स्टैक के ऊपर ऐड होता जाता है, और जैसे ही बैक बटन दबाओगे तो जो सबसे लेटेस्ट जो आपका स्टैक के ऊपर पुश हुआ था जो लिंक, वो आपका पॉप होके विजिट हो जाएगा ब्राउज़र में। एडिटर में आपका जो अंडू या रीडू का ऑपरेशन है वो फंक्शन कॉल्स प्रोसेस होती हैं स्टैक के थ्रू। अरिथमेटिक ऑपरेशन है जो उनका इवैल्यूएशन होता है पोस्ट फिक्स नोटेशन का, वो आपका स्टैक से होगा। और किसी डाटा को आपको रिवर्स करना है, किसी स्ट्रिंग को, वो आप इजीली कर सकते हो यूजिंग अ स्टैक। तो इतना सा स्टैक के बारे में 2 नंबर का कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क में एब्रीवेशंस आपकी जो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका सेक्शन आई थिंक सी का, उसमें डिस्कस कर लिए हैं, तो आप वो वाली स्लाइड्स देख सकते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस, कम्युनिकेशन मीडिया और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, ये सारा उसमें ब्रीफली हमने डिस्कस किया है। तो आप पुराने क्वेश्चन पेपर देखिए, उनमें से जो भी क्वेश्चंस हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, राइट, टू प्रिपेयर अबाउट दिस टॉपिक। डीबीएमएस में आपके पास डिग्री एंड कार्डिनलिटी का क्वेश्चन आ सकता है, राइट। उसमें ये पूछा जा सकता है कि डिग्री क्या होती है, होती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, या कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रोज़। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ डिग्री क्या होती है, 1, क्योंकि किसी भी टेबल में कम से कम एक कॉलम तो होना ही चाहिए, बिना कॉलम के तो टेबल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, राइट। लेकिन बिना रो के टेबल एग्जिस्ट कर सकता है टेबल का स्ट्रक्चर। तो मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो कार्डिनलिटी की है वो आपके पास 0 है, राइट। एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मान लो आपके पास कोई क्वेरी उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, लेट्स से उन्होंने लिखा है कि डिलीट फ्रॉम सिटी टेबल जो है उसमें से सब कुछ डिलीट कर दो, राइट। ये करने के बाद कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि आप सारी रोज़ को डिलीट कर रहे हो। और ये करने के बाद जो कार्डिनलिटी है वो 0 हो जाएगी, जो डिग्री है वो नॉट अफेक्टेड रहेगी आपकी, क्योंकि डिलीट जो है वो सिर्फ रोज़ को डिलीट कर रहा है, वो कॉलम्स को डिलीट नहीं कर रहा है, राइट। तो डिग्री जो है आपकी वो नॉट अफेक्टेड रहेगी इस वाली स्टेटमेंट से, कुछ ऐसा हो सकता है। अब कीज़ में से आपके पास कैंडिडेट की है। कैंडिडेट क्या होता है, एक एट्रीब्यूट मैंने कॉलम का नाम, जैसे ये स्टूडेंट आईडी है, और ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट। कई बार एट्रीब्यूट्स का कम्बिनेशन हो सकता है, जैसे आपके पास रोल नंबर प्लस क्लास, ये दोनों मिला के एक कैंडिडेट की बन सकती है, राइट। दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी रो ऑफ अ टेबल, उसको क्या बोलते हैं, कैंडिडेट के। अब जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी एक यूनिक है हर रो के लिए, रोल नंबर भी हर रो के लिए यूनिक है, और ईमेल भी हर रो के लिए यूनिक है। तो ये तीनों कैंडिडेट कीज़ हैं, ये तीनों इलेक्शन में खड़े हो जा रहे हैं एक प्राइमरी की का इलेक्शन लड़ने के लिए। इनमें से किसको सिलेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट किया जा रहा है प्राइमरी की के लिए। तो वन ऑफ द कैंडिडेट की इज सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की, और जो बाकी बच जाती हैं, जो रोल नंबर और ईमेल है, इनको सिलेक्ट नहीं किया, आर नॉट सिलेक्टेड एज प्राइमरी की, तो इनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट कीज़। जो रह जाते हैं बेचारे उनको अल्टरनेट कीज़ बोल देते हैं। प्राइमरी की के जो इम्पॉर्टेंट जो आस्पेक्ट्स होते हैं वो होते हैं कि एक तो ये कि सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है एक टेबल में,
आप एक टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की डिफ़ाइन नहीं कर सकते। हाँ, बिना प्राइमरी की के आप एक टेबल MySQL में डिफ़ाइन कर सकते हो, राइट। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि प्राइमरी की कंपलसरी है। बिना प्राइमरी के भी एक आपके पास जो टेबल है, रिलेशन है, वो हो सकता है, राइट। और ये नॉट नल होता है, ये वाला जो कॉलम होगा वो नॉट नल होगा, उसमें नल वैल्यूज़ अलाउड नहीं होती, और वो यूनिक होगा, उसकी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। आगे आपके पास फॉरेन की का कंसेप्ट आ जाता है। तो फॉरेन की क्या होता है कि ये इसमें दो टेबल का कंसेप्ट होता है कि दो टेबल का जो लिंकिंग होती है, जो दो टेबल को रिलेशनशिप एक इस्टेब्लिश होता है दो टेबल्स का, वो फॉरेन की से होता है। जैसे इस वाले में इसको आप बोल सकते हो कि ये मास्टर टेबल है, राइट, और ये सेकेंडरी टेबल है। अब सेकेंडरी टेबल का जो आईडी एट्रीब्यूट है वो रेफ़र कर रहा है टू द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ द स्टूडेंट डिटेल्स। जो मार्क्स का है आईडी, वो स्टूडेंट डिटेल के आईडी को रेफ़र कर रहा है। डेफिनेशन इसका सिंपल है, ये एक नॉन की एट्रीब्यूट है। नॉन की एट्रीब्यूट विच रेफर्स टू प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, किसी और टेबल की प्राइमरी की को ये रेफ़र कर रहा है। इससे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो आईडी है, इसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो सिर्फ वही वैल्यूज़ हो सकती हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। आईडी इन मार्क्स टेबल कैन ओनली टेक दोज वैल्यूज़ विच आर प्रेजेंट इन आईडी कॉलम ऑफ डिटेल्स टेबल। जो डिटेल टेबल में है, जैसे यहाँ पे आप A1042 ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये यहाँ पे नहीं है, राइट। सिमिलरली आईडी वैल्यू इन डिटेल्स टेबल कैन नॉट बी डिलीटेड इफ़ द वैल्यू एग्जिस्ट इन मार्क्स टेबल। जैसे 1204 यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, मार्क्स वाले टेबल में, और अगर ये फॉरेन की है जो इसको रेफ़र कर रहा है, तो यहाँ से अगर आप 1204 को डिलीट करोगे तो दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो पहले आप यहाँ से डिलीट करो, उसके बाद यहाँ से डिलीट करो, राइट, तभी होगा। तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। फर्दर आपके पास यूनिक कंस्ट्रेंट हो जाता है कि जो भी कॉलम आप यूनिक मार्क करोगे उसकी वैल्यूज़ कैन नॉट रिपीट। कितने भी कॉलम्स को आप ये वाला जो कंस्ट्रेंट है वो अप्लाई कर सकते हो। एक नल वैल्यू इसमें परमिटेड होती है। नॉट नल जो कंस्ट्रेंट होता है उसमें सिंपल है कि वैल्यू नल नहीं हो सकती, राइट। जब भी आप कुछ इंसर्ट करते हो किसी भी टेबल में, ऐसा होता है कि मान लो ये वाला टेबल है, लेट्स से आई हैव अ टेबल जिसमें मेरे पास रोल नंबर, एज और मार्क्स हैं, राइट, 1, 14, 35। अगर मैं इसमें कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ ऐसे करके कि इंसर्ट इनटू, लेट्स से टेबल का नाम मार्क्स है, इंसर्ट इनटू मार्क्स वैल्यूज़, कौन कौन सी वैल्यूज़, लेट्स से फॉर रोल नंबर 2, फॉर एज 15, फॉर मार्क्स 45। तो यहाँ पे ये 2, 15 और 45 इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं स्टेटमेंट लिखूँ इंसर्ट इनटू मार्क्स, और मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूँ कि मुझे सिर्फ रोल नंबर कॉमा एज में ही इंसर्ट करना है, बाकी वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो वैल्यूज़ उसमें मैं सिर्फ रोल नंबर और एज दो वैल्यूज़ दे रहा हूँ, राइट। तो आपके पास यहाँ पे 3 इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे 14 इंसर्ट हो जाएगा। मार्क्स का वैल्यू आई हैव नॉट गिवन, तो यहाँ पे क्या आएगा, नल, राइट। और अगर आप नॉट नल कर देते हो किसी भी कॉलम को, अगर इसको नॉट नल कर दोगे तो ये इंसर्ट पॉसिबल नहीं होगा, राइट। नॉट नल को आप मतलब इस वाले कॉलम में आप कोई भी वैल्यू नल नहीं दे सकते, राइट। एरर आ जाएगा आपकी क्वेरी में कि कंस्ट्रेंट की वायलेशन है। एसक्यूएल की डाटा टाइप्स की यहाँ पे एक समरी है आपके पास। सबसे पहले आपके पास है कैर जो होता है वो फिक्स्ड लेंथ होता है, राइट। डिफ़ॉल्ट साइज़ इसका 1 होता है, यहाँ पे साइज़ लिखा होता है 5। एक्चुअली विड्थ होती है कि कितनी विड्थ आपको दिखेगी। नंबर ऑफ़ बाइट्स आर फिक्स्ड एज स्पेसिफाइड बाय द यूज़र। तो कैर जो होता है ये आपका थोड़ा सा फास्ट होता है, ये स्लो होता है, क्योंकि इसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है। नंबर ऑफ़ बाइट्स आर रिजर्व्ड एंड कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जितनी स्ट्रिंग की लेंथ होगी उसके बेस पे कैलकुलेट किया जाता है कि कितने बाइट्स रिजर्व होंगे, राइट। इसका डिफरेंस किसी और स्लाइड में आपको मिलेगा। एक और क्वेश्चन है जिसमें हमने डिस्कस किया है, राइट। इसमें जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स है वो फिक्स्ड है, 5 है, तो 5 बाइट्स रहेंगे एलोकेटेड। इसमें अगर आप लिखोगे 5, तो अगर 5 से कम है तो सिर्फ उतने ही, अगर 2 हैं तो सिर्फ 2 ही बाइट्स यूज़ होंगे, राइट। इंटीजर में आपके पास इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं जैसे कि 45। फ्लोट या डेसिमल में आपके पास ऐसे वाले फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं। यहाँ पे 4 जो है वो है कि टोटल कितने डिजिट्स हैं, और 2 है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। डेट इस फॉर्मेट में आपका डेट स्टोर करने के लिए एक डाटा टाइप होती है, राइट। MySQL में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो
फॉर्मेट है डेट का, दैट इज़ दिस। इसके बाद एसक्यूएल कमांड्स की कुछ समरी है आपके पास। यूज़ कमांड जो है वो है, आप स्विच करते हो किसी डाटाबेस को, जैसे यूज़ स्टूडेंट, उसके बाद डाटाबेस का नाम लिखना है आपको, राइट। यूज़ कौन सा डाटाबेस, स्टूडेंट डाटाबेस। क्रिएट डाटाबेस एक डीडीएल कमांड है जिससे आप नया डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस का नाम, दैट्स ऑल। सिमिलरली क्रिएट टेबल से आप एक नया टेबल क्रिएट करते हो, इसमें आपके पास आ जाता है कि लेट्स से आपको टेबल का नाम है मार्क्स, तो आपने यहाँ पे लिखा मार्क्स, उसके बाद ये कॉलम है सारे, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड ग्रेड। इनका साथ में आपने डाटा टाइप लिखा है, इंट, वैर, कैर, इंट और कैर, और साथ में अगर कोई कंस्ट्रेंट है जैसे दिस वन इज़ प्राइमरी की। हर कॉलम की डेफिनेशन के बाद आपके पास एक कॉमा है और लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन है, राइट। डिस्क्राइब जो होता है ये भी डीक्यूएल है, डाटा क्वेरी लैंग्वेज, जिससे आप किसी टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हो। डिस्क्राइब आपको किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर दिखा देगा कि इसमें कितने कॉलम हैं, कौन कौन सी डाटा टाइप है, कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं, कौन सा कॉलम नॉट नल है, कौन सा कॉलम यूनिक है, कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, ये सारा आपको डिस्प्ले हो जाता है। शो डाटाबेसेस में आपको एक डाटाबेसेस की लिस्ट आ जाती है, ये इसको रन करने का एग्जांपल है। शो टेबल्स में सिमिलरली आपको किसी डाटाबेस में जो टेबल्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। डीडीएल कमांड है एक ड्रॉप डाटाबेस। ड्रॉप डाटाबेस में आपका ये डाटाबेस डिलीट हो जाएगा अलॉन्ग विद ऑल द टेबल्स, राइट, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। और ड्रॉप टेबल में आपका टेबल ड्रॉप हो जाएगा अलॉन्ग विद इट्स स्ट्रक्चर, कुछ नहीं बचेगा, टेबल का स्ट्रक्चर, टेबल का ब्लूप्रिंट सब डिलीट हो जाएगा, राइट। ड्रॉप टेबल, ड्रॉप डाटाबेस, दो क्वेरीज हैं आपके पास। सिंटेक्स आपका सिंपल है, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। उसके बाद आपके पास अल्टर है। अल्टर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है, जैसे आपको ऐड कॉलम करना है, ड्रॉप कॉलम करना है, मॉडिफाई कॉलम करना है, या प्राइमरी की या किसी और कंस्ट्रेंट को ऐड और ड्रॉप करना है, तो अल्टर टेबल तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद नेम ऑफ द टेबल ये भी रहेगा। उसके बाद आप या तो यूज़ करो ऐड करना है तो कौन सा कॉलम का नाम, कॉलम की डाटा टाइप, या फिर ड्रॉप करना है तो कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है, मॉडिफाई करना है तो कौन सा कॉलम मॉडिफाई करना है और कौन सी नई डाटा टाइप होगी उसकी, राइट। अगर आपको प्राइमरी की ऐड करनी है तो आप लिखोगे अल्टर टेबल पर्सन्स ऐड प्राइमरी की, और ब्रैकेट में जो कॉलम आपको प्राइमरी की बनाना है उसको लिखोगे। अगर आपको प्राइमरी की को डिलीट करना है, कि किसी कॉलम को आपने ऑलरेडी प्राइमरी की सेट किया हो उसको रिमूव करना है, यू विल राइट अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप प्राइमरी की, दैट्स ऑल। सिलेक्ट आपका किसी भी टेबल से डाटा फेच करने को यूज़ होगा, डीक्यूएल लैंग्वेज है, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स या सिलेक्ट नेम कॉमा ग्रेड, राइट। कॉमा सेपरेटेड आप कॉलम्स लिख सकते हो उसी ऑर्डर में जिसमें आपको चाहिए। फ्रॉम मार्क्स वेयर सब्जेक्ट 1 इज़ ग्रेटर देन 50, आप वेयर कंडीशन सा, ये ऑलरेडी हम क्लास में कर चुके हैं कि ये सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, इनका क्या ऑर्डर होता है, कैसे इसको लिखना है। डीएमएल में आपके पास इंसर्ट है, कोई नई आपने रो इंसर्ट करनी है। अगर सभी कॉलम्स में वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है तो आप सिंपली लिखोगे इंसर्ट इनटू मार्क्स वैल्यूज़। कौन कौन सी वैल्यू, फर्स्ट कॉलम के लिए, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, राइट। जहाँ पे आपको स्ट्रिंग चाहिए उसको आप कोट्स में लिखोगे। अगर आपको सिलेक्टेड कॉलम्स में ही इंसर्ट करना है तो आप लिखोगे इंसर्ट इनटू मार्क्स, मुझे सिर्फ रोल नंबर और ग्रेड इन दो कॉलम्स में इंसर्ट करना है तो आप लिखोगे वैल्यूज़, सिर्फ ये वाली दो वैल्यूज़। देन डीएमएल में आपके पास डिलीट है, रोज़ को डिलीट करने के लिए, लाइक डिलीट फ्रॉम मार्क्स वेयर ग्रेड इज इक्वल टू एफ, या डिलीट फ्रॉम मार्क्स वेयर नेम इज़ नल, जब नल को कंपेयर करना है तो इज़ नल यूज़ करना है। फिल्टरिंग की जो क्लॉजेज हैं जो आपके पास वेयर के साथ यूज़ होती हैं, वेयर स्पेसिफिक कॉलम लाइक वेयर सिटी इन, या वेयर मार्क्स बिटवीन, लाइक, या वेयर नेम लाइक, तो इसमें आपको कैसे, इसको एग्जांपल है कैसे यूज़ करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, सभी कॉलम सिलेक्ट करने हैं। वेयर ग्रेड इन, एक आप कॉमा सेपरेटेड एक राउंड ब्रैकेट्स में एक नंबर ऑफ वैल्यूज़ दे देते हो। अगर जो वैल्यू यहाँ पे मार्क्स की वैल्यू है, ग्रेड की वैल्यू है, वो इनमें से कोई वैल्यू है तो आपकी रो सिलेक्ट हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी, फेच नहीं होगी। सिमिलरली नॉट इन यूज़ कर सकते हो नेगेट करने के लिए, अगर इनमें से नहीं है तो फेच हो जाए। बिटवीन में ये होता है कि आप दो वैल्यू लिख देते हो कि सब्जेक्ट 1 बिटवीन 75 एंड 90, दोनों इंक्लूसिव वैल्यू होती हैं, जो भी वैल्यू इनके बिटवीन होगी वो। लाइक आपका पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ होता है, या इसको बोल देते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए, जो आपका एक पैटर्न स्पेसिफाई होता है। जैसे कि एग्जांपल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर नेम लाइक परसेंट आई और अंडरस्कोर। इसका मतलब क्या है कि सेकेंड लास्ट लेटर जो है वो आई होना चाहिए, राइट। ये क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि परसेंट इज़ यूज टू
represent any character any number of times, even 0 times, right? और अंडरस्कोर मतलब any character exactly 1 time. तो इसका मतलब क्या है कि शुरू में तो जितने मर्जी कैरेक्टर हों, राइट, एक आई होना चाहिए, उसके बाद सिर्फ एक कैरेक्टर होना चाहिए। तो मतलब सेकंड लास्ट जो लेटर है वो आई होना चाहिए, उसके बिना कुछ भी हो, राइट। जॉइंस की समरी है आपके पास, 2 जॉइन है आपके सिलेबस में, इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन। इक्वी जॉइन होता है कि 2 टेबल्स को जॉइन करना है बेस्ड ऑन इक्वल वैल्यूज़ ऑफ द कॉमन एट्रीब्यूट, राइट। दोनों टेबल्स में एक जो एट्रीब्यूट है, एक कॉलम है, वो कॉमन होगा जो कि दोनों टेबल्स को लिंक करता है। कैसे करोगे? सिंपल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स, जो कि डिटेल्स लेट्स से आपका यहाँ पे इन्हीं 2 टेबल्स की बात कर लेते हैं। आपके पास ये जो लेट्स से इन हेयर ये टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट डिटेल्स है, एक मार्क्स है, राइट, डिटेल्स और मार्क्स। तो डिटेल्स इक्वी जॉइन मार्क्स ऑन डिटेल्स डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू मार्क्स डॉट रोल नंबर, राइट। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स डी कॉमा मार्क्स एम वेयर डी डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू एम डॉट रोल नंबर, राइट। ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट है, इन दोनों में रोल नंबर कॉमन एट्रीब्यूट है, तो उसको आपको एक इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करके वेयर क्लॉज में रखना है। नेचुरल जॉइन होता है कि दोनों टेबल्स का सेम एज इक्वी जॉइन बेसिकली, बट विदाउट रिपीटिंग द कॉमन एट्रीब्यूट एंड रिजल्ट सेट। जैसे ये वाला अगर आपके पास होगा डिटेल्स, तो उसमें आपके पास अगर जो कॉमन है वो रोल नंबर है तो वो 2 बार आएगा, राइट। जैसे आपके पास लिखा आएगा रोल नंबर, नेम, एज। मान लो ये फर्स्ट वाला जो कॉलम टेबल है उसमें है डिटेल्स में, और सेकंड वाले में आपके पास रोल नंबर और मार्क्स हैं, तो ये रोल नंबर रिपीट हो रहा है। इक्वी जॉइन में ये रिपीट होगा, नेचुरल जॉइन में ये रिपीट नहीं होगा। ये आपके पास आएगा रोल नंबर, नेम, एज और मार्क्स, राइट। नेचुरल जॉइन में जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो रिपीट नहीं होगा, राइट। यहाँ पे लिखा है कॉमन एट्रीब्यूट रिपीट नहीं होगा। तो एग्जांपल है इसका, ये सिलेक्ट की स्पेलिंग आपके पास कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स नेचुरल जॉइन मार्क्स, दैट्स ऑल, अपने आप जॉइन हो जाएगा। और पाइथन माईएसक्यूएल का जो इंटरफेस है उसकी समरी है आपके पास। ये आपको 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है और सेक्शन ए में 2 नंबर में भी कहीं पे ये क्वेश्चन आ सकता है। स्टेप बाय स्टेप इसके सारे प्रोसीजर दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या करना है। इंपोर्ट करना है लाइब्रेरी को, सबसे पहले वो कैसे करते हैं, सिंपल है, इंपोर्ट mysql.connector एज एमएस, उसको छोटा नाम दे दिया है एमएस। उसके बाद आपको कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है सबसे पहले, उसको नाम दे दो कोई भी, यहाँ पे कौन नाम दिया मैंने, इज इक्वल टू ये वाली लाइब्रेरी को यूज़ करना है एमएस को, ms.connect फंक्शन है, उसमें 4 कीवर्ड एट्रीब्यूट हैं आपके पास, होस्ट, यूज़र, पासवर्ड और डाटाबेस। डाटाबेस ऑप्शनल है, आप बाद में भी स्विच या सेट कर सकते हो, लेकिन होस्ट, यूज़र एंड पासवर्ड आपके पास कंपलसरी है, राइट। होस्ट में जो वैल्यू है वो आप लोकल होस्ट लिख सकते हो, अगर आपका सर्वर सेम कंप्यूटर पे जहाँ पे आप रन कर रहे हो क्लाइंट को, इस कमांड को, अगर वहीं पे सर्वर है तो लोकल होस्ट या 127.0.0.1 लिख सकते हो, या इसमें कोई भी अदर आईपी एड्रेस जहाँ पे आपका सर्वर चल रहा हो वो लिख सकते हो, अगर कहीं पे रिमोट लोकेशन पे आपका सर्वर है तो। यूज़र नेम, आप जिस यूज़र नेम से कनेक्ट करना चाहते हो, पासवर्ड जिस पासवर्ड से कनेक्ट करना चाहते हो। अब ये होने के बाद आपको कर्सर क्रिएट करना है यूजिंग द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे, पहले हमने लाइब्रेरी को यूज़ किया, कनेक्ट फंक्शन को यूज़ करके कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट को यूज़ करके कर्सर फंक्शन को कॉल करके कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया। इसको नाम कुछ भी दे सकते हो आप, आई हैव गिवन CUR कर। उसके बाद फॉर्मेट दी क्वेरी, ये हर बार आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कोई क्वेरी ऐसी है जिसमें कुछ यूज़र इनपुट भी आपको इंक्लूड करना है तो आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो हमें ग्रेड यूज़र से लेना है तो हमने ग्रेड ले लिया G वेरिएबल में। SQL क्वेरी आपने लिखनी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर ग्रेड इज इक्वल टू, अब इसमें इज इक्वल टू में आपको ये वैल्यू देनी है G वाली, तो इसमें आप लिख सकते हो डायरेक्टली ये वाला स्ट्रिंग लिखो डॉट फॉर्मेट G। तो ये हमने ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है कि जहाँ पे भी आपकी करली ब्रैकेट होगी स्ट्रिंग में, ये फॉर्मेट की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 1 बाय 1 उन करली ब्रैकेट्स को रिप्लेस करती जाएंगी, राइट। इसके एक एग्जांपल मैं यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ। मान लो मैं लिखूँ कोई स्ट्रिंग लिखूँ S इज़ इक्वल टू दिस इज़ दिस, ऐसे लिखा, राइट। और इसमें मैं मान लो यहीं पे मैंने ख़त्म कर दिया, फिर मैं लिखूँ S डॉट फॉर्मेट लेट्स से दिस, इसमें मैंने लिखा लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ पे दिस, लेट्स से पहले में मैंने लिखा डे कॉमा दूसरे में मैंने लिखा 7, ऐसे कुछ लिख दिया, राइट।
तो जहाँ पे भी आपको स्ट्रिंग इंसर्ट करना है आपको करली ब्रैकेट्स को आप लिख सकते हो कोट्स में। मेक श्योर कि ये बाहर वाली डबल कोट्स हैं, अंदर वाली सिंगल कोट्स हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग ही आपको उसको इंसर्ट करना है क्वेरी में, इसलिए, राइट। तो ये डे वाला जो है वो पहली करली ब्रैकेट में चला जाएगा, जो 7 है ये दूसरी करली ब्रैकेट में अपने आप चला जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो कर्सर क्रिएट किया है उसको यूज़ करके क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो यूजिंग द एग्जीक्यूट फंक्शन, और क्वेरी उसको पास कर सकते हो डायरेक्टली ऐसे। रिजल्ट को फेच करना है तो 2 फंक्शन है आपके सिलेबस में, फेच 1, फेच ऑल। फेच 1 सिर्फ एक रो को फेच करेगा और ये एक टपल रिटर्न करेगा। फेच ऑल सारी जो भी बाकी आपकी रोज़ होंगी बफर में उसको फेच करेगा और एक लिस्ट ऑफ टपल्स आपको रिटर्न करेगा। कर्सर को क्लोज करना है तो कर डॉट क्लोज, कनेक्शन को क्लोज करना है तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट का जो नाम है डॉट क्लोज। ये आपका बेसिकली MySQL पाइथन इंटरफेस की समरी है। अब इसमें एक एट्रीब्यूट होता है किसी भी कर्सर का, और ये कर्सर का एट्रीब्यूट होता है, राइट, रो काउंट। अब 2 तरह के कनेक्शन होते हैं आपके सिलेबस में, ये वाला ज़्यादातर नहीं डिस्कस किया जाता, राइट, जो बफर्ड कनेक्शन है। इसमें अगर आप बफर्ड इज इक्वल टू ट्रू सेट किया हो तभी ये कनेक्शन जो आपका आता है वो बफर्ड कनेक्शन आता है, राइट। अगर ये नहीं सेट किया जाता तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो कनेक्शन होता है वो होता है अनबफर्ड, राइट, बफर्ड नहीं होता। अगर बफर्ड हो तो जितने भी रोज़ अफेक्ट हुए हैं वो वाली वैल्यू होती है रो काउंट की, राइट। अगर आपने 10 रो डिलीट की हैं तो रो काउंट की वैल्यू 10 होगी, अगर आपने 10 रो अपडेट की हैं तो रो काउंट की वैल्यू 10 होगी, राइट, ऐसा कुछ। अगर 10 रोज़ आपकी सिलेक्ट स्टेटमेंट के बाद आ रही हैं तो रो काउंट की वैल्यू 10 होगी। लेकिन अगर आपका अनबफर्ड कनेक्शन है तो अगर आपकी क्वेरी जो आपने एग्जीक्यूट की अगर उसमें से कोई भी रो रिटर्न नहीं होती, बफर में नहीं स्टोर होती, तो रो काउंट की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर उसमें रोज़ रिटर्न हैं लेकिन अभी तक आपने कुछ भी फेच नहीं किया तो उसकी वैल्यू होगी -1। और रो काउंट की वैल्यू वैसे वैसे चेंज होती जाएगी जैसे जैसे आप फेच करोगे। फेच 1 करोगे तो जितनी रोज़ आप फेच कर चुके हो अब तक वो हो जाएगी, जैसे पहली बार में 1 हो जाएगी, दोबारा फेच 1 एग्जीक्यूट करोगे तो 2 हो जाएगी, फेच ऑल कर दोगे तो जितनी भी रोज़ बाकी थी वो टोटल हो जाएगा 2 में और सारा हो जाएगा, राइट, टोटल वैल्यू। फेच 1 आपका अगेन ये रिज़ल्ट सेट जो है उसका आपके पास फंक्शन होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कर्सर डॉट फेच 1, कर्सर डॉट फेच ऑल, राइट। तो फेच 1 जो है वो आपका क्या करेगा, जो भी आपने क्वेरी एग्जीक्यूट की है, जैसे सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, मान लो उसमें 10 रोज़ हैं, राइट, उसका रिजल्ट में, तो 10 रोज़ आपकी बफर में स्टोर हो जाएंगी। फेच 1 क्या करेगा, सबसे पहले पहली रो को रिटर्न करेगा, उसके बाद एक पॉइंटर होगा जो उसका मूव करता रहेगा, बफर में से डिलीट होती जाएंगी रोज़ वैसे वैसे, उसके बाद सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे ऐसे करके, और हर बार आपको टपल मिलेगी एक जिसमें एवरी एलिमेंट विल बी अ फील्ड वैल्यू ऑफ द रो विच इज़ रिटर्न्ड। फेच ऑल को एग्जीक्यूट करोगे तो सारी रोज़ फेच ऑल या फिर जितनी सारी रिमेनिंग हैं, क्योंकि अगर आपने मान लो 3 रोज़ ऑलरेडी फेच कर चुकी हैं तो कर चुके हैं आप, टोटल 10 रोज़ थी, 3 आपने ऑलरेडी फेच कर लिया तो बाकी बची जो 7 हैं वो आपकी फेच हो जाएंगी, राइट, रिटर्न हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस पाइथन MySQL जो इंटरफेस की समरी है वो सेक्शन ए में आपके पास मोस्टली इनमें से, या फिर हम जो नेटवर्क के बेसिस टर्मिनोलॉजी या DBMS की बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अदर क्वेश्चंस में, वहाँ पे इसका स्ट्रेटजी इस रिवीजन का ये था कि हमने सेक्शन सी से स्टार्ट किया था। तो अगर आप सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले सेक्शन सी के जो क्वेश्चन है उनमें से स्टार्ट करिए, राइट। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 13, फिर 12, फिर ऐसे ऐसे करके आप लास्ट स्लाइड तक मूव करिए। दैट वाज द स्ट्रेटजी दैट वाज केप्ट इन माइंड कि जब ये वीडियोज़ को बनाया गया, राइट। तो विश यू ऑल गुड लक, थैंक यू।